Hello everyone, this is Pankaj and I welcome you all to Arjuna Academy. So आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 4। ठीक है। और इस पार्ट में पहले तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग के पास में है वो क्या कहा गया है कि दो कॉपर वायर है। ठीक है। सो दोनों ही वायर जो है वो कॉपर के बने हुए हैं। एक का लेंथ L है, दूसरे का लेंथ ट्वाइस L है। ठीक है। सो ये भी आपके पास जो है कॉपर का ही है और जो दूसरा है वो भी आपके पास कॉपर का है, बट इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है। तो इसका लेंथ कितना हो गया L, इसका लेंथ कितना है ट्वाइस L। हैविंग रेडिया R एंड ट्वाइस R। ठीक है। सो इसका रेडियस थोड़ा कम है तो मैं इसको रेडियस R मान लेता हूँ और इसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा है ट्वाइस R, तो इसको मैं थोड़ा सा थिक यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि ये भी कॉपर का है और ये भी आपका कॉपर का है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का हमें फाइंड करना है रेशियो। अब हम लोग जानते हैं कि इफ मटेरियल इज सेम देन resistivity also remains same, क्योंकि रजिस्टिविटी जो है आपका लेंथ और रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। रेडियस मतलब एरिया। ठीक है। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपका मटेरियल के ऊपर में और टेम्परेचर के ऊपर में। तो यहाँ पर आपका अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली जो रजिस्टिविटी है वो भी चेंज नहीं होगा। तो जो रजिस्टिविटी आएगा दोनों का ही वो कैसा आ जाएगा, सेम सेम आ जाएगा। तो पहले वाले का रो मतलब रजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और दूसरे वाले का रो मतलब अगेन रजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपके पास कैसा आएगा, सेम आएगा। और ऑब्वियसली अगर आप रेशो लेते हैं तो रेशो कितना आ जाएगा 1:1 का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच। तो अगेन बात चल रही है एक कॉपर वायर की। तो यहाँ मैं गिवन में मेंशन कर दे रहा कि कॉपर वायर की बात हो रही है। इसके बाद इज स्ट्रेच्ड। आप देखो अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को स्ट्रेच किया है इसका मतलब ये हुआ ना उससे हमने सिंपल खींचा है, और अगर खींचा है इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ ना तो कोई मटेरियल बाहर गया और ना ही कोई एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पर ऐड हुआ। मतलब मटेरियल सेम है। अगर मटेरियल सेम है मतलब आपके पास मास सेम है, मास सेम है मतलब आपके पास अगेन यहाँ पर वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज वॉल्यूम आपके पास चेंज नहीं हो रहा है। अब स्ट्रेच करने पर आपको याद रखना है कि जो मटेरियल होगा वो सेम रहेगा मतलब मास सेम होगा। ऑब्वियसली आपके पास में यहाँ पर डेंसिटी भी सेम होगी। तो अगेन जो वॉल्यूम आ जाएगा वो भी आपके पास सेम सेम आ जाएगा। ठीक है। तो आप शॉर्ट में याद रखोगे जब भी स्ट्रेचिंग हो रही है वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है। तो स्ट्रेच करने पर वॉल्यूम कैसा रहेगा आपका, कॉन्स्टेंट रहेगा। देन इट्स रेडियस डिक्रीजेज बाय 0.1%। ठीक है। मतलब डेल्टा R अपॉन R। ठीक है। परसेंटेज में दिया हुआ है और ये कम हो रहा है। ठीक है। कितना आ जाएगा -0.1%। ठीक है। देन परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो कितने से इंक्रीज करेगा आपको बताना है। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट हो उस केस में रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। अब एरिया की बात करते तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट एरिया तो गिवन नहीं है, बट हाँ ये गिवन है कि आपके पास में कॉपर वायर है। वायर है मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, और अगर सर्कुलर होता है मतलब एरिया का जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनना चाहिए पाई आर स्क्वायर के बराबर। सो पाई आर स्क्वायर और उसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। सो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पाई तो कांस्टेंट है और स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब स्मॉल आर का पावर 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ एरर एनालिसिस तो क्या बन जाएगा कि डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू, देखिए अगर इनवर्स है तो माइनस आएगा 4 डेल्टा स्मॉल आर अपॉन में स्मॉल आर। ठीक है। सो -4 जैसा का वैसा परसेंटेज में है डेल्टा आर बाय आर का वैल्यू वो भी कितना गिवन है -0.1%। माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो आपके पास लास्ट में जो आंसर बच जाएगा 0.4
0.4%। मतलब जो आपके पास में आंसर आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर का, वो कितना बन जाएगा 0.4%। ठीक है, तो डेल्टा आर अपॉन में आर कितना आ रहा है 0.4%। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या किया है, रेडियस को कम किया और रेजिस्टेंस आपके पास ऑब्वियसली क्या हो गया, बढ़ गया, बिकॉज रिलेशन कैसा है यहाँ पर, इनवर्स है। ठीक है, पिछला जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें जो आपके पास आंसर आया था रेशो का, वो कितना आ रहा था ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है आपके पास में कि a certain piece of copper is to be shaped। ठीक है, इसको हम लोग शेप में ला रहे हैं। ठीक है, एक कंडक्टर बना रहे ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। तो हम लोग चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस हो, ये जो रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए, ये गिवन कंडीशन है। देन इट्स लेंथ एंड डायमीटर शुड बी, इसका लेंथ और डायमीटर कितना होना चाहिए आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हम लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू कितना बनता है, रो एल अपॉन में आपके पास बन जाता है ए। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर गिवन में लेंथ और डायमीटर गिवन है, लेंथ और डायमीटर, मतलब एरिया को मैं इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर ला सकता हूँ। रो जैसा का वैसा, लेंथ अगेन जैसा का वैसा, एरिया का फॉर्मूला वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता है, बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना चाहो तो ये बन जाता है पाई बाई 4 डी का स्क्वायर। अब यहाँ पर रो कांस्टेंट है बिकॉज कॉपर आपके पास मेंशन है, मटेरियल कांस्टेंट बन गया, और अगर मटेरियल कांस्टेंट बन गया तो जो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मतलब रेजिस्टिविटी, ये भी क्या बन जाएगी, कांस्टेंट। अगेन पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, मतलब जो भी चीज़ में चेंजेस आ रहा है वो कौन कौन है, लेंथ और डायमीटर। ठीक है, तो इसमें हमें जो है ऑप्शन चेकिंग से ही लिखना पड़ेगा फॉर ऑप्शन 1 या फिर ऑप्शन ए की हम लोग बात करते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली रो और पाई बाय 4 को मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कांस्टेंट है, मैं सिर्फ लेंथ और डायमीटर यूज़ कर रहा हूँ। पहले केस में लेंथ एल है, डायमीटर आपके पास में डी स्क्वायर है, तो एल अपॉन डी स्क्वायर, डायमीटर डी था मतलब कितना बन गया, डी स्क्वायर बन गया, और एल बाय डी स्क्वायर जो है इसका वैल्यू आर के बराबर आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन, अगेन मैं यहाँ पर इसको मैं R1 बोल रहा हूँ और इसको मैं R2 बोल रहा हूँ। सेकेंड केस में लेंथ कितना है, ट्वाइस एल, और जो डायमीटर है वो आपके पास डी है, मतलब के पास बन जाएगा डी स्क्वायर, सो 2L अपॉन डी स्क्वायर। तो L अपॉन डी स्क्वायर R1 के बराबर था, R1 को हम लोग R मान लेते हैं, सो L अपॉन डी स्क्वायर वाला जो वैल्यू है मतलब ये वाला वैल्यू L अपॉन डी स्क्वायर, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, R से। ठीक है, सो ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ R। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, R3। अगेन लेंथ कितना है, L बाय 2, सो L अपॉन में 2, और डायमीटर कितना है, ट्वाइस डी, और उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 4D स्क्वायर। अगेन L अपॉन डी स्क्वायर की जगह पर आप यूज़ कर सकते हो R, और 2 इंटू 4 आपके पास कितना हो गया 8, मतलब ये वैल्यू आ रही है R अपॉन 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी R4। वापस लेंथ की बात करें, ट्वाइस एल है तो लेंथ हमने ट्वाइस एल मेंशन कर दिया, और जो डायमीटर है आपके पास डी बाय 2 का स्क्वायर मतलब कितना बन गया, डी स्क्वायर अपॉन में 4, नीचे का 4 पहुंच जाएगा ऊपर, 4 2 8 L अपॉन डी स्क्वायर। अगेन L अपॉन डी स्क्वायर जो है इसका वैल्यू बन जाएगा R, तो ये कितना बन गया 8 टाइम्स ऑफ R। अब अगर हम लोग को पूछा है, वो क्या पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस मिनिमम। पहले केस में R आ रहा है, दूसरे केस में ट्वाइस R आ रहा है, तीसरे केस में R बाई 8 आ रहा है, और चौथे केस में 8 बाई R आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू जो मुझे नजर आ रही है वो है R बाई 8, तो करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए थर्ड C वाला, मतलब जहाँ पर लेंथ आपने जो इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल की है L बाई 2, और जो डायमीटर आपने यूज़ किया है वो कितना यूज़ किया है 2 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, सो आंसर आपका बनेगा L बाई 2 और 2D। तो L बाई 2 और 2D वाला, ऑल्दो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे,
इस वाले ऑप्शन को यूज़ नहीं करेंगे, ऊपर वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे, बिकॉज हमने जो यूज़ किया है वो ऊपर वाला ही यूज़ किया है। तो पहले इसमें लेंथ L, डायमीटर D, दूसरे में लेंथ ट्वाइस L, डायमीटर D, तीसरे में लेंथ L/2, डायमीटर ट्वाइस D, चौथे में लेंथ ट्वाइस L और डायमीटर D/2। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर जो हमें नज़र आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर C, जहाँ पर आपके पास में रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, मिनिमम आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास में था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज़रा ध्यान से हम लोग देखते हैं। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, x ओम, इज ड्रॉन आउट। अब ड्रॉन आउट का मतलब सिंपल क्या होता है ना कि उसको खींचा गया है। ठीक है, अब खींचा गया मतलब अगेन स्ट्रेच हुआ है, और अगेन स्ट्रेच हुआ है इसका मतलब हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। देन लेंथ जो है इंक्रीज करके बन गई 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना बन गया, 20 ओम। तो एक काम करते हैं, R1 एक वायर था। ठीक है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। क्या बोला है हम लोग के पास में कि वायर को हमने स्ट्रेच किया, मतलब वॉल्यूम कैसा हो गया, सेम कांस्टेंट, लेंथ इंक्रीज कर गया ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो अगर किसी वायर का पहले रेजिस्टेंस x था, उसके बाद वॉल्यूम कैसा था, कांस्टेंट, तो रिलेशन क्या है हम लोग के पास में कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L², और ये रिलेशन आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास में वॉल्यूम कैसा हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये कि पहले अगर रेजिस्टेंस x था उसको आपने स्ट्रेच किया, लेंथ को अगर ट्वाइस किया, तो ऑब्वियसली लेंथ को ट्वाइस करने पर आपके पास में आपके पास में जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो पहले x था अब वो कितना बन जाएगा, 4x। ठीक है, अब 4x क्यों बना, एक और बात देख लो, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, देन लेंथ के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, बट स्क्वायर के फॉर्म में। तो अगर मैं लेंथ को दुगना किया है तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा, 4 गुना। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस पहले था वो था x, और अब कितना बन जाएगा, 4x बन जाएगा। ठीक है, नाउ एंड न्यू रेजिस्टेंस बिकम 20 ओम। इसका मतलब जो 4x का वैल्यू है वो कितना है, 20 के बराबर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ जो कि मुझे पूछ रहा है, वो कितना बन जाएगा, 20/4, मतलब x का वैल्यू कितना बन गया, 5 ओम के बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक और बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कहा गया है कि आपने वायर को सिंपल स्ट्रेच किया। अब स्ट्रेच किया मतलब ड्रॉन आउट किया, स्ट्रेच किया, इसका मीनिंग क्या होगा कि जो वॉल्यूम रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला तो ऑब्वियसली आपके पास में जो रिलेशन बन जाएगा रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ, वो क्या बनेगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का स्क्वायर। अब पहले आपके पास में मान लीजिए कि लेंथ जो थी वो थी L और रेजिस्टेंस कितना था, x। अब जो आपके पास में लेंथ बन गई है वो बन गई डबल, मतलब ट्वाइस L। तो जो रेजिस्टेंस है वो कितना बन जाएगा, 4x, मतलब ये वाले वैल्यू किसकी होगी, R1 की, और ये वाले वैल्यू किसकी होगी, R2 की। ठीक है, तो जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में एक लास्ट लाइन बोल रहा है कि जो नया रेजिस्टेंस है मतलब R2 का वैल्यू कितना गिवन है, 4x, और यही वैल्यू क्वेश्चन में कितना मेंशन है, 20। तो अब ऑब्वियसली x आपको पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर आप x निकालते हैं तो 20/4 कितना बन गया, 5। तो वैल्यू ऑफ x आपके पास कितनी बन गई, 5 ओम के बराबर। ठीक है, तो ये था आपके पास में इसका। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग के पास में है वो है रजिस्टर कलर कोड। ठीक है, अब ये रजिस्टर कलर कोड ऑल्दो सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं यार जो सिलेबस के बाहर का टॉपिक हो, उसमें से भी जैसे लास्ट ईयर जो है वहाँ पर अल्फ़ा बीटा डीके जो है इस पर से भी एक क्वेश्चन आया था, ऑल्दो मेंशन था कि वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। रजिस्टर कलर कोड, इसमें बेसिकली आपको जो है इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट अ कार्बन रजिस्टर, लेकिन हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कलर्स के फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है ना कि जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट को खोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोलते हैं, तो उसके अंदर में आपको इस तरीके से जो है ना रजिस्टर मिलते हैं।
ऐसे वाले आपको जो है रजिस्टर मिलेंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके फ्लो को ये रोकते हैं, मतलब जो करंट है उसके फ्लो को ये रोकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर जितने भी कलर्स होते हैं सबका खुद का इंपॉर्टेंस होता है। जो पहला कलर है वो आपको फर्स्ट डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड आपके पास में जो कलर है वो सेकंड डिजिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। थर्ड जो आपके पास में कलर है वो मल्टीप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो फोर्थ आपके पास में डिजिट है वो टॉलरेंस के बारे, फोर्थ जो कलर है वो आपको टॉलरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग के पास में क्या कहा गया है कि पहला, अगर आपके पास फर्स्ट कलर ब्लैक हो, ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास फर्स्ट डिजिट आएगा वो आएगा 0। इसके बाद अगर आपके पास में फर्स्ट कलर ब्राउन हो, मतलब फर्स्ट डिजिट आपका जो बनने वाला है वो बनने वाला है 1। अगर फर्स्ट कलर आपके पास में रेड हो तो जो फर्स्ट डिजिट बनेगा वो आपके पास बन जाएगा रेड। अगर फर्स्ट कलर आपके पास ऑरेंज है तो फर्स्ट डिजिट आपके पास क्या बन जाएगा 3। अगर मान लो सेकंड कलर या सेकंड आपके पास में, हाँ सेकंड कलर आपके पास मान लीजिए ब्लू है, तो जो आपका सेकंड डिजिट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 6 के बराबर बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड आपके पास में जो कलर है वो मल्टीप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में कितना 10 का पावर होगा इस बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा। और लास्ट होता है टॉलरेंस, कि मतलब कम ज़्यादा जो वैल्यू होती है जिसको आप 19-20 बोलते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूँ। क्वेश्चन जो है मैं यहीं पे बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये कोएक्सियल आपके पास रिंग है। फर्स्ट आपके पास में जो कलर आ रहा है वो आ रहा है रेड। इसके बाद जो सेकंड कलर है वो भी आपके पास रेड है। जो थर्ड कलर है वो भी आपके पास में रेड है। फोर्थ जो आपके पास में है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा, वो कौन सा है, सिल्वर है, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमें इस डायग्राम को देखकर बताना है कि रेजिस्टेंस जो है उसका वैल्यू कितना होगा। अब सुनिए, फर्स्ट जो कलर है वो कौन सा है आपके पास में, रेड। इसका मतलब फर्स्ट डिजिट आपके पास कितना आने वाला है, 2 आ जाएगा। सेकंड जो आपके पास कलर है वो भी कौन सा है, रेड। ये भी आपके पास रेड था, ये भी आपके पास रेड था। थर्ड कलर जो है ये भी आपके पास रेड है। बस जो चौथा कलर है वो आपके पास कौन सा है, सिल्वर। तो फर्स्ट डिजिट आपके पास में आएगा 2, क्योंकि फर्स्ट कलर कौन सा है, रेड। सेकंड डिजिट आपके पास में आएगा वो भी आएगा 2, क्योंकि आपके पास कलर कौन सा है, रेड। थर्ड आपके पास कलर है रेड, मतलब थर्ड कलर आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते कितना है, 10 का पावर 2, तो 22 इंटू 10 का पावर 2। लास्ट में टॉलरेंस है, जो सिल्वर है उसके लिए जो आपके पास बन जाता है टॉलरेंस वो बन जाता है ±10%। तो फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा ये 22 इंटू 10 टू द पावर 2 ±10%, ठीक है। तो इस तरीके से आप कलर देखकर जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। बट हाँ, इसके लिए एक चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो ये कि हमें पता होना चाहिए कि हर एक कलर, ठीक है, उसका नंबर कौन सा है। क्योंकि अगर नंबर याद नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पर दिक्कत जाएगी ये पता करने के लिए या फिर याद रखने के लिए कि कहाँ पर हमें कौन सा वाला डिजिट इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसके लिए ना हम एक निमोनिक यूज़ करते हैं। ये निमोनिक आपको हेल्प करेगा कलर्स के साथ और उसके नंबर को भी याद रखने का, ठीक है। तो देखिए निमोनिक कुछ ऐसा है। निमोनिक है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ विथ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो ये थोड़ा आउट ऑफ स्पेस हो गया, इसको मैं थोड़ा और एडजस्ट करके मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मेंशन कर देता, ठीक है। तो निमोनिक हम लोग के पास क्या बन रहा है, बी रॉय ऑफ ग्रेट
Britain have very good wife with gold एंड सिल्वर। ठीक है, सो ये निमोनिक आपने एक बार लिख लिया, तो यहाँ से हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन आपके पास फोर्थ, फिफ्थ, देन आपके पास सिक्स्थ, सेवन्थ, देन आपके पास 8, 9, फिर आपके पास अगेन ये नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट और फिर ये नेक्स्ट। ठीक है, बट याद रखना है कि जो हमेशा आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 0 से। सो जो नंबरिंग होगी कुछ इस टाइप से होगी, ये आपके पास में आ जाएगा 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, गोल्ड और जो सिल्वर है वो आपको बेसिकली यहाँ पर शो करते हैं टॉलरेंस, तो उनके लिए हम लोग कोई भी नंबर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि उनके लिए जो फर्स्ट और सेकंड डिजिट है उसका वैल्यू भी जो है 0 मेंशन है। ठीक है, एक और चीज़ कि इंस्टेड ऑफ गुड यहाँ पर आप गॉर्जियस ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो निमोनिक आपका थोड़ा और बेटर हो जाएगा। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करते लिखने की तो आपको निमोनिक जो है ईजिली याद हो जाएगा। बस इस निमोनिक को याद रखना है और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिजिट। अब जब बात आती है मल्टीप्लायर की, मतलब 10 का पावर कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, आपको सेम नंबर यूज़ करना, 10 के ऊपर लगा देना। 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 7, 10 का पावर 8 और 10 का पावर 9। तो इस तरीके से आप अगेन जो है मल्टीप्लायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टॉलरेंस जो हमारे काम का है वो सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और सिल्वर का है, जहां आपको याद रखना है कि गोल्ड के लिए 5% बन जाता है और जो सिल्वर है इसके लिए हम लोगों के पास में 10% बन जाता है। ठीक है, कभी कभार होता है कि अगर कलर मेंशन ना हो तो उस केस में आप याद रखेंगे कि फॉर नो कलर, ठीक है, डिजिट और मल्टीप्लायर तो नहीं होगे, बट आपको उस केस में इस्तेमाल अगर करना पड़ जाए, ठीक है, टॉलरेंस, तो वो टॉलरेंस जो है वो 20% बन जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अगेन इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं इस निमोनिक को किसी भी टाइप के कार्बन रजिस्टर या रजिस्टर कलर कोड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे जहाँ पर चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन हम लोग के पास में है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कहा गया है कि द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस कितना होगा आपको बताना है। तो ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो पहला कलर येलो है, दूसरा कलर वॉयलेट है, तीसरा कलर ब्राउन है और चौथा कलर हम लोगों के पास में गोल्ड है। ठीक है, तो इसके हेल्प से बेसिकली क्या करना है हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट कलर येलो है, येलो कलर अगर हम लोग ध्यान से देखिए तो आपको जो फर्स्ट डिजिट मिलता है वो मिलता है 4। देन तो हम लोग यहाँ से सोल्यूशन अगर देखते हैं तो फर्स्ट कलर येलो है, उसके लिए फर्स्ट डिजिट आ गया 4। सेकंड जो आपके पास कलर है वो है वॉयलेट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर वॉयलेट अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो डिजिट है वो कितना हम लोग के पास में 7, तो आपके पास सेकंड नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में 4, 7। ठीक है, थर्ड कलर ब्राउन है और थर्ड कलर आपको मल्टीप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ब्राउन के लिए आपके पास में जो पावर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, बिकॉज फॉर ब्राउन 10 अगर आपके पास 1 नंबर है इसका मतलब 10 का पावर 1 आ जाएगा, तो 47 इंटू 10 का पावर 1। और लास्ट में अगर आप टॉलरेंस लिखते हैं तो आपके पास कलर जो है गोल्ड, और फॉर गोल्ड हम लोग के पास में जो टॉलरेंस आ जाता है वो आता है 5%। तो बस ये आ गया आपका आंसर, सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो बस ऑप्शन चेक करना है 47 इंटू 10 टू द पावर 1। सो 47 इंटू 10 टू द पावर 1 तो हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट हाँ 47 में अगर आप 10 का पावर 1 लगाते हैं तो ये बन जाएगा 40
470, ठीक है। और अगेन आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो किलो ओम में ना आते हुए ओम में आएगी, और टॉलरेंस तो आपके पास परसेंट में है तो 5% ये ऐसे ही बन जाएगा। तो 470 ओम 5% आपके पास टॉलरेंस, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हमें कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है, इसको हमने स्ट्रेच किया टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। In the process of stretching, its area of cross section gets half. Now the resistance of the wire is, तो वायर का ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस था वो था 4 ओम। इसको स्ट्रेच किया और लेंथ जो है वो बन गई आपके पास डबल, और जो एरिया है वो आपका बन गया हाफ। अब नया वाला रेजिस्टेंस क्या होगा आपको बताना है। नया रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग एक बार गिवन डेटा यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालना मतलब आपको यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए आर की। सो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है रो एल अपॉन ए। अब ऑब्वियसली वायर को आपने सिंपल स्ट्रेच किया मतलब वही वायर रहेगा, इसमें कोई भी जो रजिस्टिविटी है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज ऑब्वियसली पहला वाला वायर दूसरा वाला वायर सेम है मटेरियल, मतलब मटेरियल जो होगा वो भी आपके पास कैसा बन जाएगा सेम। अब यहाँ से अगर निकाले रिलेशन तो देखिए क्या बनेगा R1 अपॉन R2, ठीक है। मैंने कहा था कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो 1 के आगे आता है 1, 2 के आगे आता है 2, और फॉर इनवर्स प्रपोर्शन 1 के आगे आता है 2 और 2 के आगे आता है 1, ठीक है। अब सुनिए, ओरिजिनल लेंथ हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। जो नई वाली लेंथ है वो पुराने की ट्वाइस है, मतलब 2L हो गया। इसके अलावा ओरिजिनल एरिया A1 A मान लेते हैं, और जो आपके पास में फाइनल एरिया हुआ है वो हाफ हुआ है, मतलब ऑब्वियसली कितना हो जाएगा A/2, ठीक है। इसके अलावा R1 का वैल्यू आपके पास 4 है और R2 का वैल्यू आपको पता करना है। सो L से L आपके पास हो गया कैंसिल, A से A आपके पास क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास 2 ज़ा कितना बच गया 4, बट मुझे तो वैल्यू चाहिए R2 की। अगर मैं R2 निकालूँ तो 4 × 4 कितना बन जाएगा 16 ओम, ठीक है। तो फाइनल आंसर मतलब R2 का जो वैल्यू आपके पास में आ रहा है वो वैल्यू कितना बन रहा है 16 ओम आपके पास बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपल तरीका इस्तेमाल किया और कुछ इस्तेमाल नहीं किया, एक ही फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया और उससे हम लोगों का आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला सिंपल था कि R = रो L/A, आपके पास सारी कंडीशंस वहाँ पर मेंशन थी, उसी का इस्तेमाल हमने किया है और यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि अ वायर, ठीक है, ऑफ सर्टेन मटेरियल। तो एक वायर है सर्टेन मटेरियल से बना हुआ, इसको हमने बहुत स्लोली स्ट्रेच किया है और 10% से जो है बेसिकली इसका लेंथ आपका चेंज हुआ है, ठीक है। नाउ इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नया वाला रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा हमको बताना है। अब इतना हम लोग कंफर्म है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सेम होगा क्योंकि वायर चेंज नहीं हुआ है, पहले जो वायर था अभी भी वही वायर है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो पहले था अभी भी वही होना चाहिए। इसका मतलब जो सेकंड वाला क्वेश्चन होगा मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का आंसर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको सेम दिखा रहे मतलब फर्स्ट और फोर्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ से कोई एक आंसर आपका हो सकता है, इतना कन्फर्म है कि सेकेंड और थर्ड तो नहीं होने वाला, ठीक है। नाउ अब सवाल ये है कि लेंथ को हमने 10% से बढ़ाया, ठीक है। हम लोग एरर एनालिसिस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, रीज़न ये है आपके पास में कि जो परसेंटेज चेंज है ना वो सिर्फ 5 तक आपका एरर एनालिसिस से काम करता है, बट आफ्टर 5% हम लोग यहाँ पर जो है कंप्लीट अप्रोच को ही इस्तेमाल करते हैं आंसर को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अगेन स्ट्रेच किया है मतलब ऑब्वियसली आपके पास वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होगा सेम ही हो जाएगा, ठीक है। सिंस stretching is done so volume will remain same, और जो रिलेशन बन जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो फॉर्मूला हम लोग यहीं लगा लेते हैं, R1/R2 इज इक्वल्स टू L1/L2, उसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया,
ठीक है। नाउ यहाँ पर साइड में मैं गिवन डेटा लिख रहा हूँ कि R1 का वैल्यू मैं R मान लेता हूँ और R2 का वैल्यू मुझे पता करना है कितना परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो R2 का वैल्यू तो हमको फ़िलहाल पता नहीं है, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद L1 का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं L के बराबर, और जो L2 का वैल्यू है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपका 10% से बड़ा है। तो कोई भी चीज़ जो है अगर वो आपका 1% से बढ़ती है, ठीक है, तो जो इंक्रीमेंट होता है ना वो ओरिजिनल वैल्यू में होता है, ठीक है। सो आपके पास में क्या बन जाएगा, जो भी आपके पास ओरिजिनल लेंथ है उसमें हम लोग 10% बढ़ा रहे हैं, बट 10% में किसका बढ़ेगा, ओरिजिनल का ही बढ़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने पर आपके पास में क्या होगा, 10% मतलब 10/100, यहाँ पर आ गया L। थोड़ा बहुत अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 + 10 कितना बन गया, 1/10, और साथ में आपके पास में अपॉन में कितना आएगा, 100, और साथ में ही क्या गया L। इसका मतलब L2 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में 110 अपॉन में 100 इन टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। अगर इतना सारा आपको फॉलो नहीं करना तो आप सिंपल याद रखिए कि जितने परसेंट आपका इंक्रीज होगा उतना हम लोग 100 में ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए कोई चीज़ अगर 10% से बढ़ रही है मतलब वो 110 बन जाएगी। कोई चीज़ अगर आपका 20% से बढ़ रही है तो वो आपका 120 बन जाएगी। कोई चीज़ आपका अगर 30% से बढ़ रही है तो वो आपका 130 बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास में जो चीज़ बढ़ रही थी वो कितने से बढ़ रही थी, 10% से बढ़ रही थी। तो 10% से बढ़ने के कारण वो कितनी बन गई आपके पास में, 110 बन गई, ठीक है। बट 110 भी कैसा, 110%, ठीक है। परसेंट का साइन हटाने के बाद आपके पास अपॉन में क्या आता है, 100 आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंप्लीट अप्रोच के साथ भी जा सकते हो जो मैंने यहाँ पर शो किया है, ठीक है। अब हम लोग के पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो आ चुकी है, अब बस वैल्यू को पुट करनी है, आंसर पता करना है। चलिए आंसर कितना आता है वो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। अब सुनो, सो फॉर्मूला क्या है, R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर, जिसमें से आपके पास में जो वैल्यू है R1 की वो वैल्यू कितनी आ रही थी, क्वेश्चन में आपके पास गिवन था कि, या फिर हमने जो माना था वो क्या माना था, R के बराबर R2 मुझे निकालनी। ओरिजिनल लेंथ L1 कितना था, L के बराबर, फाइनल लेंथ आपके पास L2 कितना हो गया, 110/L। तो चाहो तो आप 0 0 काट दो और 11/10 मतलब कितना हो गया, 1.1, या फिर आप सिंपल 100/10 कहाँ पहुँच गया, आपका ऊपर पहुँच गया और यहाँ पर L आ गया। बट इस पूरे का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो ये कि L से L आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। नाउ आपके पास अब जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा कि R/R2, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। सो अब मुझे वैल्यू चाहिए R2 की, तो R2 = कितना बन गया, 121/100 टाइम्स ऑफ R, 121/100। इसका मतलब ये हुआ कि R2 का वैल्यू आप कितना लिख सकते, 1.21 ऑफ R। इसका मतलब आपके पास रेजिस्टेंस जो है 1.21 टाइम्स बढ़ गया। तो 1.21 वाला आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगेन यहाँ पर अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने अगेन कहा है कि 5% तक आप एरर एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं, बट आफ्टर 5% आप उसके लिए एक कंप्लीट डिटेल अप्रोच से ही जाते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखते हैं क्या बोला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि द कॉपर वायर, इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है LA देन ट्वाइस LA/2 और L/2 ट्वाइस है, रेजिस्टेंस इज मिनिमम इन। तो ये वाला क्वेश्चन मैं इन आपका होमवर्क में डाल रहा जो आप सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऐसा हमने एक क्वेश्चन जो है सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जिसमें अगेन आपको मिनिमम ही फाइंड करने कहा था और उसी अप्रोच से हम लोग जो है या फिर आप लोग जो है इसका मुझे आंसर बताएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आपके पास में आ रहा है। कहा गया कि एक वायर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसके अलावा 1 mm² का है क्रॉस सेक्शन, करंट कैरी कर रहा है 4 एम्पियर का, बैटरी है 2 वोल्ट की, रेजिस्टिविटी आपको बतानी है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब भी हम लोग फाइंड करते हैं रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को पता करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस पता चाहिए, और रेजिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग को कुछ चीज़ें गिवन है,
जैसे अगर हम लोग बात करें करंट की, तो आई करंट कितना गिवन है 4 एम्पियर। इसके अलावा वोल्टेज V कितना गिवन है 2 वोल्ट। रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू बनता है I इंटू आर। सो R का वैल्यू बन जाएगा V अपॉन I। वोल्टेज 2 का है एंड करंट 4 का है, सो जो रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा 1/2 एम्पियर के बराबर। सो यहाँ से R का वैल्यू तो आ गया। अब यही R जो है इसका वैल्यू रो L अपॉन ए भी होता है। सो अगेन R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन में A। तो यहाँ से रो का वैल्यू फाइंड करना है विच विल बी RA अपॉन L। R का वैल्यू 1.2, एरिया आपके पास 1 mm² है, जिसको आप SI यूनिट में लेकर जाओगे तो 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर, उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 10⁻⁻6। ठीक है। उसके बाद लेंथ की बात करें 50 सेंटीमीटर है, सो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। ठीक है। अब अगर हम लोग सिंप्लीफाई यहाँ से करें और रो को निकालने की कोशिश की जाए, तो सबसे पहले तो हम लोग 50 इंटू 2 100 लिख सकते, और 100 का मतलब भी 10⁻² हो जाता है। सो ये आपके पास 100 और 10⁻² आपके पास कैंसिल हो गया, और आपके पास जो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बचेगी वो कितनी बचेगी 1 इंटू 10⁻⁻6, और जो यूनिट आपके पास बन जाता है वो बन जाता है ओम मीटर। सो रो का वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जो अप्रोच लगेगा वो अलग होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या गिवन है। सबसे पहले चीज़ तो ये आपके पास में मेंशन किया हुआ है कि आपके पास में यहाँ जो दिया हुआ है वायर वो है कॉपर के। ठीक है। वायर जो गिवन है वो है कॉपर के, और सबका जो मास है उसका रेशो गिवन है 1:3:5। लेंथ का भी रेशो है 5:3:1। रेशो निकालना है हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। ठीक है। अब सो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपके पास मासेस का रेशो तो गिवन है। ठीक है। मतलब आपके पास में M1:M2:M3 ये गिवन है 1:3:5, और लेंथ का रेशो L1:L2:L3 ये गिवन है 5:3:1। अब रेशो निकालना है रेजिस्टेंस का, मतलब R1:R2:R3। अब सवाल ये है, यहाँ हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हुए मास का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। R इज इक्वल्स टू बन जाता है रो L अपॉन में A। बट एरिया गिवन है नहीं, तो ऑब्वियसली आपके पास में ये चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी कि वॉल्यूम आपके पास सेम होगा। अब वॉल्यूम को हम लोग कैसे लाए, तो एक काम करते हैं, लेंथ से मल्टीप्लाई, लेंथ से डिवाइड, एरिया इंटू लेंथ हम लोग जानते हैं, वॉल्यूम बन जाएगा तो रो इंटू एल का स्क्वायर अपॉन में आ गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम लोग मास के फॉर्म में ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी बनता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास कितना बन जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो रो एल स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मास, और अपॉन का जो डेंसिटी है वो पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है। अब अगर कॉपर है मतलब मटेरियल सेम है, तो आपके पास डेंसिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला। ठीक है। डेंसिटी आपके पास बन गई सेम। इसके अलावा अगेन कॉपर ही मेंशन है, मतलब रो भी आपके पास अगेन क्या बन जाएगा सेम। तो अगर मैं निकालना चाहूँ रेजिस्टेंस का रेशो, तो ये बनना चाहिए आपके पास में R1:S2:R2:S2:R3 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन में M, मतलब L1 का स्क्वायर अपॉन में M1, L2 का स्क्वायर अपॉन में M2, और L3 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया M3। ठीक है। अब देखिए L1 है 5 का स्क्वायर कितना बन गया 25, M1 आपके पास में है 1, L2 का वैल्यू है आपके पास में 3 का स्क्वायर 9, जबकि M2 आपके पास में है 3,
L3 का जो वैल्यू है वो है 1, 1 का स्क्वायर बन गया 1 और M3 का वैल्यू है 5। ठीक है, अब अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वहाँ की टर्म मुझे हटानी पड़ेगी। तो एक काम मैं पहले कर लेता कि 3 जो है उसे मैं 9 को 3 टाइम्स काट देता। तो ये जो रेशियो में पास बनेगा वो कितना बन जाएगा 25:3:1:5। अपॉन का 5 हटाना है तो पूरी जो टर्म है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 25 × 5 कितना बन गया 125। 3 × 5 कितना बन गया 15 और 5 से 5 आपके पास कट गया। सो 125:15:1 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपके पास बनेगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ आपके पास में जो नई आई है वो ये कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मास गिवन है, एरिया गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन को हम लोग जो मास के फॉर्म में कैसे लेकर आए या फिर जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग मास के फॉर्म में कैसे लेकर आए, और वो पार्ट मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को मास के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या गिवन है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है और जो मोबिलिटी है वो मुझे यहाँ पर पता करनी है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि मोबिलिटी का हमको फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा। सो मोबिलिटी मतलब म्यू, इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास गिवन है, मोबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो लास्ट क्लास में डिस्कस में किया था कि मोबिलिटी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास में कितना आ रहा है 7.5 × 10⁻⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना आ रहा है 3 × 10⁻⁻10। 3 से 7.5 आपका जाएगा बेसिकली 2.5 टाइम्स में। ठीक है, 3 2s आपके पास 6, आपके पास अगेन 15 बच गया, 3 5 15, सो 2.5 10⁻⁻4 अपॉन में आपके पास कितना आ गया 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 ऊपर जब जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 10⁻+10 और +10 - 4 मतलब आपके पास में बन गया 10⁻+6 और एक्स्ट्रा में आपके पास कितना गिवन है 2.5। तो यही आपके पास बन जाएगा आंसर 2.5 × 10⁻6 मतलब ऑप्शन नंबर आपके पास आ गया 3rd। ठीक है, तो यहाँ हमने सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है वो कहा गया द मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल इज 4 × 10⁻⁻8। मतलब बेसिकली डिस्टेंस गिवन है कितना है 4 × 10⁻⁻8 मीटर। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो आपके पास एनर्जी भी गिवन है। ठीक है, जो एनर्जी आपके पास गिवन है वो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो एन इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपके पास चार्ज मेंशन है, ये चार्ज कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन वापस एक बार रीड करते हैं, क्या बोला आपके पास में कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, सो जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव ऑन एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी। ठीक है, सो वैल्यू जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको हम लोग कैसे जो है एनर्जी डिस्टेंस इसके फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए। तो हम लोगों ने बहुत टाइम पहले एक चीज़ पढ़ी है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाता है आपके पास में सिंपल वाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास में क्या है एक टाइप का एनर्जी है। अब अगर ध्यान से देखें हम लोग तो इस क्वेश्चन को हम लोग उस फॉर्म में ला सकते हैं, बिकॉज फोर्स जो होता है इसका फॉर्मूला बन जाता है आपके पास में
चार्ज के लिए Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैपिटल E है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपके पास जो डिस्टेंस गिवन है वो कितना है 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, और जो एनर्जी गिवन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप कन्वर्ट करते हो ना वोल्ट में, ठीक है, या फिर सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप कन्वर्ट करते हो जूल में, तो मल्टीप्लाई करते हो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर भी आप क्या पुट करेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ई से ई तो आपके पास वैसे ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालने के लिए आपके पास 2 अपॉन में कितना आ गया 4 इंटू 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 ऊपर जाके बन गया 10⁻+8, 2/4, इसका मतलब आपके पास में ये बन गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 इंटू 10 आपके पास में आ गया 8। तो 0.5 इंटू 10⁸ को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁷, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास में किसमें, वोल्ट पर मीटर में, ठीक है। रीज़न ये है कि आपके पास राइट हैंड साइड में था वोल्ट और डिस्टेंस का मीटर आ जाएगा आपके पास में नीचे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया आपके पास 5 इंटू 10⁷ वोल्ट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है, ये आ चुका है कलर कोड के ऊपर में। इस बार आपके पास वैल्यू गिवन है 47 ± 4.7 और किलो है, इसका मतलब कितना बन जाएगा 10⁻3। इसका मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो आपको इन्फॉर्मेशन फर्स्ट कलर के बारे में, सेकंड डिजिट सेकंड कलर के बारे में, ये आपके पास मल्टीप्लायर जो रहेगा थर्ड कलर के बारे में। इन्फॉर्मेशन जो हमें थोड़ी निकालनी पड़ेगी वो रहेगा अबाउट द टॉलरेंस, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए हम लोग लाएंगे थोड़ा दिमाग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं हमेशा ये जो होता है ये होता है ट्रू वैल्यू, और प्लस माइनस के बाद वाला जो पार्ट होता है ये होता है एरर। तो अगर हम लोग परसेंटेज एरर निकालने जाए तो ΔR/R इंटू 100%। सो ΔR मतलब एरर कितना आ रहा है 4.7, ओरिजिनल वैल्यू R कितना आ रहा है 47, इंटू में आपके पास कितना आ गया 100%। अब अगर आप 4.7 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा 470 अपॉन में 47, और ये आ गया परसेंटेज में। तो 47 से 470 गया 10 टाइम्स, इसका मतलब परसेंटेज आपके पास कितना आ रहा है 10%, ठीक है। इसका मतलब आपके पास जो टॉलरेंस है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम लोग वापस जाते हैं, हम लोगों ने जो लिखा था उसमें चेक करते कि अलग अलग जो नंबर्स है वो हमें कौन कौन से कलर शो करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग के पास में आ रहा है वो आ रहा है 4। सो 4 जो है वो आपको देगा येलो, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं जो कलर आपके पास में आया फर्स्ट 4, या फिर एक काम करते हैं हम लोग वापस यहाँ पर जो हमने ट्रिक देखी थी उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रिक क्या था, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गॉर्जियस वाइफ with gold and silver। पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9, ठीक है, 9 तक यूज़ करना है। फिर ये 10⁻0 10⁻1 10⁻2 10⁻3 10⁻4 10⁻5 10⁻6 10⁻7 10⁻8 10⁻9, यहीं तक हमें चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास 4, तो 4 जो आपको मिलेगा वो कौन से इसके लिए मिल जाएगा, 4 जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है आपको फॉर येलो। इसका मतलब पहला जो कलर आपके पास आना चाहिए वो येलो आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर A और B तो वैसे हट गया, C और D में से कोई आएगा। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड है 7 का मतलब आपके पास वॉलेट, मतलब येलो के बाद जो नेक्स्ट कलर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, वॉलेट। इसके बाद 10⁻3 है, मतलब आपके पास में मल्टीप्लाई होना चाहिए 3, मल्टीप्लाई 3 है, इसका मतलब कौन सा बनेगा, ऑरेंज। तो आपको ऑरेंज भी यहाँ पर दिख रहा है। और 10 गोल्ड जो था उसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया था 5%, और जो सिल्वर है उसके लिए यूज़ किया था 10%। फॉर नो कलर आपके पास 15% आ रहा था, बट यहाँ 10% है, इसलिए लास्ट आपके पास कौन सा बन जाएगा, सिल्वर, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर से भी कलर्स को पता कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि हम लोगों को ये जो छोटा सा निमोनिक है ये यूज़ करते आना चाहिए।
ठीक है, इसके हेल्प से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इस अप्रोच पर बेस एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग का सीरीज और पैरेलल एंड अगेन कुछ कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में। ठीक है, तो क्या कहा गया आपके पास में कि करंट डेंसिटी जे, एरिया आपके पास गिवन है और करंट डेंसिटी जे भी गिवन है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है करंट की। सो हमने पढ़ा था कि जे इज इक्वल्स टू बन जाता है आई डॉट ए के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहे, सॉरी फॉर्मूला ये नहीं था, फॉर्मूला था आपके पास में करंट डेंसिटी का जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन में ए, और यहाँ से जब हमने आई फाइंड किया था तो वो कितना बन गया था जे डॉट ए। ठीक है, तो जे का वैल्यू आपके पास कितना आ रहा है 3i प्लस 4j और ए का वैल्यू आपके पास कितना है 2i प्लस 3j। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट में i का मल्टीप्लिकेशन i से, j का मल्टीप्लिकेशन j से, तो 3 2 6, i डॉट i बनता है 1, 4 3 12, j डॉट j भी बनता है 1, तो 6 प्लस 12 कितना हो गया 18। इसके अलावा आपके पास में एरिया जो गिवन था mm² में गिवन था और आपके पास में जो करंट डेंसिटी गिवन थी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में गिवन थी। अब सवाल ये है कि वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, एसआई में होनी चाहिए। तो अगर ध्यान से हम लोग देखते हैं तो आपके पास में जब जे का वैल्यू आया तो जे आपके पास कैसा था एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, और जो आपके पास में एरिया था वो था mm² में। ठीक है, तो जब हम लोग इससे सॉल्व करने जाएंगे तो आपको सारे माइक्रो में गिवन है। सो इसको अगर आप निकालना चाहो तो 18 जैसे का वैसा a अपॉन में अगर हम लोग 1 मीटर को देखते हैं, सो 1 मीटर आपके पास जो बन जाता है वो बन जाता है 10 का पावर 3 मिलीमीटर के बराबर। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना बनेगा 10 का पावर 6 mm² के बराबर। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर को यूज़ कर सकता हूँ 10 का पावर 6 mm²। ऊपर में ऑलरेडी क्या गिवन है mm², दोनों टर्म्स क्या होगी कैंसिल, 10 का पावर 6 ऊपर जाके बन जाएगा -6, तो आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10 का पावर -6 एम्पियर, और 10 का पावर -6 का मतलब ही क्या होता है माइक्रो, तो 18 माइक्रो एम्पियर ये बन जाएगा आपका करंट का वैल्यू। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। इसके आगे का जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट क्लास से।